हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने अंकेक्षण के उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे लेखा पुस्तकों में पाई जाने वाली अशुद्धियां एवं कपट एवं अशुद्धियां एवं कपट को ढूंढ निकालने के संबंध में अंकेशक की स्थिति के बारे में। अर्थात स्टूडेंट, कहने का अभिप्राय यह है कि लेखा पुस्तकों में कौन कौन सी अशुद्धियां एवं कौन कौन से गबन होने की संभावना होती है और इन अशुद्धियों एवं कपटों को ढूंढ निकालने के संबंध में एक अंकेशक की स्थिति क्या होती है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एरर्स, अशुद्धियों के बारे में। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मनुष्य दोषशील है, अर्थात अशुद्धियों का होना स्वाभाविक है। लेखा पुस्तकों में हजारों व्यवहारों को दर्ज किया जाता है। इन व्यवहारों को दर्ज करते समय छोटी छोटी अशुद्धियों का होना क्या है, स्वाभाविक होता है और इन अशुद्धियों को रोका भी नहीं जा सकता। लेकिन एक अंकेशक को यह ज्ञान होना चाहिए कि लेखा पुस्तकों में कौन कौन सी अशुद्धियां सामान्यतः होती हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एरर्स, अशुद्धियों के बारे में कि एक लेखा पुस्तकों के अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती हैं और अंकेशक को इन अशुद्धियों का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट, जो अशुद्धियां सामान्यतः लेखा पुस्तकों में पाई जाती हैं उनके प्रकारों को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ एरर्स की हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली अशुद्धि जो लेखा पुस्तकों में पाई जाती है वो है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा इन अशुद्धियों को। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं कि बताइए ये निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की अशुद्धि है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली अशुद्धि की अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि लेखा पुस्तकों में व्यवहारों को दर्ज करने के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही हमें व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करना होता है। लेकिन जब व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में दर्ज करते समय इन सिद्धांतों की अवहेलना की जाए तो इस तरह होने वाली अशुद्धियां जो हैं स्टूडेंट कहलाती हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां कहलाती है स्टूडेंट? सैद्धांतिक अशुद्धियां कहलाती है। यानी कि अगर अपन बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो ऐसी अशुद्धियां जो कि निश्चित सिद्धांतों का पालन करने के कारण निश्चित सिद्धांतों का पालन नहीं करने के कारण होती हैं, उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक अशुद्धियां कहते हैं। सामान्यतः ऐसी अशुद्धियां तब होती हैं स्टूडेंट जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को क्या ट्रीट कर लिया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जब आयगत खर्चों को पूंजीगत खर्चा मान लिया जाता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया जाता है। तो इस तरह की अशुद्धियां कब होती हैं? सामान्यतः जब आयगत खर्चों को पूंजीगत खर्चा मान लिया जाए और पूंजीगत खर्चों को आयगत खर्चा मान लिया जाए। यानी कि बात वही हो गई स्टूडेंट कि निश्चित सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। तो निश्चित सिद्धांतों का पालन नहीं करने से जो अशुद्धियां होती हैं उन अशुद्धियों को हम कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। ऐसी अशुद्धियां स्टूडेंट तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई स्टूडेंट, इसको ध्यान रखना कि इन अशुद्धियों का प्रभाव जो है वो ट्रायल बैलेंस के ऊपर नहीं पड़ता। यानी कि इन अशुद्धियों के हो जाने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच कर जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मशीन पर मरम्मत व्यय रुपये 1100 रुपये, यानी कि मैंने मशीन की मरम्मत पर 1100 रुपये खर्च किए
और मशीन खाते में नाम कर दिए। नाम का मतलब क्या है स्टूडेंट? डेबिट कर दिए। अब यदि इस व्यवहार की अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल यदि एंट्री की जाए स्टूडेंट, तो एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100 रुपीज। ठीक है, लेकिन मैंने एंट्री क्या कर दी स्टूडेंट? मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100 रुपीज। यानी हुआ क्या स्टूडेंट? मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप इसको ध्यान से एक बार फिर देखिए। मशीन की मरम्मत पर 1100 रुपये खर्च किए, जिसे मशीन खाते में नाम कर दिए। भाई मशीन की मरम्मत पर खर्च किए हैं, यानी कि ये एक रिकरिंग नेचर का क्या है? रिकरिंग नेचर से मतलब है दोहराया जाने वाला क्या है? खर्चा है। तो इसकी प्रकृति क्या हुई? आयगत हुई। अब मैंने आयगत खर्चे को क्या मान लिया स्टूडेंट? पूंजीगत मान लिया, यानी कि निश्चित सिद्धांतों का पालन नहीं किया। मैंने एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और होनी क्या चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि ये तो सही एंट्री है और ये रॉन्ग एंट्री है। लेकिन इस तरह की गलती हो जाने के बावजूद भी मेरा ट्रायल बैलेंस जो है स्टूडेंट वो मैच कर जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपेयर्स अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और मशीनरी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, और कैश पर तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। तो यानी कि ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि सैद्धांतिक अशुद्धियां जो होती हैं वो तलपट को प्रभावित नहीं करती है। और इस गलती में हुआ क्या है स्टूडेंट? आयगत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस तरह से ट्रीट कर लिया गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फर्नीचर क्रय पर गाड़ी भाड़ा ₹200 गाड़ी भाड़ा खाते में नाम कर दिए। भाई एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट? जब भी कोई असेट खरीदी जाती है तो उस असेट के इंस्टॉलेशन तक जितने भी खर्चे किए जाते हैं वो उस असेट अकाउंट में ही डेबिट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भाई फर्नीचर परचेज किया और फर्नीचर के परचेज पर कैरिज जो पे की है वो की है 200 रुपीज की। अब होना क्या चाहिए था? इस 200 रुपये को फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे किया क्या? कैरिज अकाउंट में डेबिट कर दिया। यानी कि रॉन्ग एंट्री क्या कर दी? रॉन्ग एंट्री कर दी कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपीज। तो ये तो हो गई रॉन्ग एंट्री। और एंट्री होनी क्या चाहिए थी स्टूडेंट? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी कि यहाँ पे किस तरह की मिस्टेक हुई है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को किस तरह ट्रीट कर लिया स्टूडेंट? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। यानी कि फिर सैद्धांतिक अशुद्धि हो गई, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं इसे। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि सैद्धांतिक अशुद्धियां क्या होती हैं। सामान्यतः सैद्धांतिक अशुद्धियां दो तरीके से होती हैं। यदि आयगत खर्चे को पूंजीगत मान लिया जाए या पूंजीगत खर्चे को आयगत मान लिया जाए। अब ये अशुद्धियां होने के बावजूद भी क्या होगा? तलपट जो है ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है वो मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस को ये अशुद्धियां इफेक्ट नहीं करती। तो एक अंकेशक को ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई सैद्धांतिक अशुद्धि पुस्तकों में पाई जा सकती है और इनका प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है। तो ये हमको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो स्टूडेंट पहली प्रकार की अशुद्धि हो गई सैद्धांतिक अशुद्धियां। सैद्धांतिक अशुद्धियां वो होती हैं जो निश्चित सिद्धांतों का पालन नहीं करने के कारण होती हैं,
और इनका प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता है। और सैद्धांतिक अशुद्धियां मोस्टली कब होती हैं स्टूडेंट? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया जाए या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ स्टूडेंट, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। हमने मशीन की रिपेयरिंग पर 1100 रुपये खर्च किए और उसे मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि डेबिट किस में करना चाहिए था? हमें डेबिट करना चाहिए था रिपेयरिंग अकाउंट में, और हमने डेबिट किस में कर दिया स्टूडेंट? मशीनरी अकाउंट में। तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा क्योंकि रिपेयरिंग अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और मशीनरी अकाउंट भी डेबिट हो रहा है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड के टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर के परचेज के ऊपर हमने 200 रुपये की जो है कैरिज पे की और उसे हमने क्या करा? कैरिज अकाउंट में डेबिट कर दिया। जबकि असेट को परचेज करने, जब भी परचेज किया जाता है तो उसके इंस्टॉलेशन तक जितने भी खर्चे होते हैं वो उसी अकाउंट में ऐड किए जाते हैं, फिक्स्ड असेट अकाउंट में। तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने एंट्री कर दी कैरिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस तो फिर भी मैच कर जाएगा क्योंकि फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है और कैरिज अकाउंट भी डेबिट हो रहा है। तो ये जो अशुद्धि हैं ये कहलाती हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां, और एग्जाम में आपसे सैद्धांतिक अशुद्धियों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ स्टूडेंट कि वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बताइए ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की अशुद्धि है, तो हमें ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है भूल की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब क्या है स्टूडेंट? किसी व्यवहार का लेखा पुस्तकों में लिखने से रह जाना, लिखने से रह जाना, यानी कहने का मतलब है हमने किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को जो है बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, हम भूल गए, इसे हम कहते हैं भूल की अशुद्धि। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भूल की जो अशुद्धि है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट? दो प्रकार की होती है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक होती है पूर्ण भूल की अशुद्धि और एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि, यानी कि इसे कहते हैं फुल्ली ओमिशन और इसे कहते हैं पार्टली ओमिशन। तो आपको याद रखना है कि भूल की अशुद्धि से अभिप्राय है किसी व्यवहार का लेखा पुस्तकों में दर्ज होने से रह जाना। और भूल की अशुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण भूल की अशुद्धि, एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि। अब यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझना है कि जो पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है वो तलपट को प्रभावित नहीं करती, यानी कि पूर्ण भूल की अशुद्धि से तलपट प्रभावित नहीं होता। अब कैसे स्टूडेंट? भाई सपोज कीजिए जैसे राम से 2000 रुपये का उधार माल खरीदा जिसका लेखा क्रय पुस्तक में नहीं किया। भाई राम से 2000 रुपये का माल खरीदा गया और इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। भाई तो ना तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा ना राम के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, तो भी ट्रायल बैलेंस तो इफेक्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि आपने पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांजेक्शन ही बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो ना तो डेबिट साइड इफेक्ट करी और ना ही क्रेडिट साइड इफेक्ट करी। तो जब भी पूर्ण भूल की अशुद्धि होती है तो इसका मतलब है आपने पूरे का पूरा व्यवहार जो है वो पुस्तकों में दर्ज नहीं किया है। और यदि दर्ज किया जाता तो हम क्या एंट्री करते? हम एंट्री करते परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। कितने रुपए का माल खरीदा है स्टूडेंट? 2000 रुपीज का। अब इसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ना तो परचेज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही राम के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर जाएगा। एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि यानी कि पार्टली ओमिशन। तो पार्टली ओमिशन में स्टूडेंट होता क्या है कि भाई ये अशुद्धि जो है तलपट को प्रभावित करती है। अब कैसे? सपोज कीजिए आपने इसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, आंशिक भूल की अशुद्धि को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। भाई मैंने क्या करा, परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया,
लेकिन जब मैं लेजर में पोस्टिंग कर रहा था तो मैंने परचेज अकाउंट में तो पोस्टिंग कर दी। मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में तो लिख दिया टू राम्स अकाउंट 2000, लेकिन राम्स अकाउंट के अंदर मैंने यहां पर लेजर पोस्टिंग नहीं करी। तो क्या हुआ, इसका इफेक्ट क्या होगा, परचेज अकाउंट तो क्या हुआ, डेबिट हो गया, लेकिन राम का जो अकाउंट है स्टूडेंट वो क्रेडिट नहीं हुआ। तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 2000 रुपए से क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आंशिक भूल की अशुद्धि तलपट को प्रभावित करेगी, लेकिन पूर्ण भूल की अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी। तो स्टूडेंट एक बार वापस देख लो आप, भूल की अशुद्धि, पहली भूल की पहली अशुद्धि कौन सी थी, सैद्धांतिक अशुद्धि, जो निश्चित सिद्धांतों का पालन नहीं करने के कारण होती है। दूसरी अशुद्धि होती है भूल की अशुद्धि, आपने किसी व्यवहार को लेखा पुस्तकों में दर्ज ही नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह अशुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है पूर्ण भूल की अशुद्धि यानी कि फुल्ली ओमिशन, एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि यानी कि पार्टली ओमिशन। पूर्ण भूल की अशुद्धि से अभिप्राय क्या है कि आपने संपूर्ण व्यवहार का लेखा नहीं किया, जर्नल में आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, या आपने सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि भाई राम से 2000 रुपए का माल खरीदा और उसका लेखा क्रय पुस्तक में नहीं किया। तो भाई आप संपूर्ण व्यवहार का लेखा करना ही भूल गए, तो ना तो डेबिट साइड पे इफेक्ट पड़ा और ना ही क्रेडिट साइड पे इफेक्ट पड़ा, तो तलपट प्रभावित नहीं होगा। आंशिक भूल की अशुद्धि में क्या हुआ स्टूडेंट, आपने जर्नल या सब्सिडरी बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे तो आपने एक अकाउंट में तो लेजर पोस्टिंग कर दी, लेकिन आपने दूसरे अकाउंट में लेजर पोस्टिंग नहीं करी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आंशिक भूल की अशुद्धि का प्रभाव तलपट पर पड़ता है, लेकिन पूर्ण भूल की अशुद्धि का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता। और भूल की अशुद्धि से क्या अभिप्राय है, भूल की अशुद्धि से अभिप्राय है व्यवहार का लेखा पुस्तकों में दर्ज होने से रह जाना। अब वो पूर्ण रूप से भी हो सकता है स्टूडेंट, और वो आंशिक रूप से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग एरर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये एग्जाम में हमसे पूछा भी जा सकता है क्षतिपूरक अशुद्धियों के बारे में। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं तो इन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं तो इन्हें क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियां तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, ध्यान रखना है, तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। अब स्टूडेंट इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे कि राम का जो अकाउंट है स्टूडेंट, ये राम का अकाउंट है, इसको मुझे 2000 रुपए से डेबिट करना था। राम के अकाउंट को क्या करना था स्टूडेंट, 2000 रुपए से डेबिट करना था। ठीक है, मैंने डेबिट कर दिया स्टूडेंट 20,000 रुपए से। सपोज करिए मैंने यहाँ पे लिख दिया टू परचेजेस 20,000 रुपीज। ठीक है, और डेबिट कितने से करना था, 2000 से, यानी कि मैंने 18,000 रुपए से ज्यादा डेबिट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह सपोज कीजिए श्याम का अकाउंट है, श्याम्स अकाउंट। अब श्याम के अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना था कितने रुपए से स्टूडेंट, 20,000 रुपीज से। कितने था, 1000 रुपीज से करना था स्टूडेंट, 20,000 रुपीज से मुझे श्याम के खाते को क्या करना था, क्रेडिट करना था। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसको मैंने किया कि भाई मैंने इसको क्रेडिट कर दिया कितने से, 38,000 रुपीज से, यानी कि बाय सेल्स अकाउंट 38,000 रुपीज। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ,
ये 18,000 रुपीज से ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पर आप साफ देखो कि यहाँ पर 18,000 रुपये से क्या हुआ है, ज्यादा डेबिट हुआ है। करना 2,000 से था, लेकिन मैंने कर कितने से दिया, 20,000 से डेबिट कर दिया। तो यहाँ भाई ये 18,000 रुपये से ज्यादा डेबिट हो गया। और यहाँ पे जो शाम का अकाउंट था, इसे मुझे 20,000 रुपीज से क्रेडिट करना था, और मैंने क्रेडिट कितने से कर दिया, 38,000 रुपीज से। तो ये 18,000 रुपये से ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो भाई एक दूसरे का इफेक्ट क्या हुआ, खत्म हो गया। 18,000 रुपये से ज्यादा डेबिट ये हुआ और 18,000 रुपये से ज्यादा क्रेडिट ये हुआ। तो ये दोनों अशुद्धियां मिलकर क्या करेंगी, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगी स्टूडेंट, समाप्त कर देंगी। तो ये आपको याद रखना है कि क्षतिपूरक अशुद्धियां जो होती हैं वो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देती हैं, समाप्त कर देती हैं। इस कारण इनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है स्टूडेंट वो 18,000 रुपये से ज़्यादा डेबिट होने के साथ साथ 18 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट भी हो गया। इन दोनों ने मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को क्या किया, समाप्त कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस का टोटल तो मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस के टोटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ऐसी अशुद्धियां जो हैं हाउस ऑफ कार्ड्स, ताशों के घर के समान होती हैं। जैसे हम लोग ताशों का घर बनाते हैं एक, और उसमें से यदि एक पत्ता हम निकाल लें तो पूरा का पूरा ताशों का घर जो है वो एक साथ अति शीघ्रता से गिर जाता है। तो उसी तरह यदि एक अशुद्धि का पता लग जाए, एक क्षतिपूरक अशुद्धि का पता लग जाए, तो शीघ्र अतिशीघ्र दूसरी अशुद्धियां भी प्रकट हो जाती हैं। तो एग्जाम में ध्यान रखना है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी अशुद्धियां ताशों के घर के समान या हाउस ऑफ कार्ड्स के समान होती हैं, तो क्षतिपूरक अशुद्धियां हाउस ऑफ कार्ड्स के समान होती हैं। क्षतिपूरक अशुद्धियों से मतलब क्या है, जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देती हैं, तो उन्हें हम क्षतिपूरक अशुद्धियां कहते हैं। और ये तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से सिखा भी दिया कि राम का खाता 18,000 रुपये से डेबिट हुआ और शाम का खाता 18,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट हुआ। तो क्या हुआ स्टूडेंट, इन दोनों अशुद्धियों ने मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को क्या करा, समाप्त कर दिया। और कौन सी अशुद्धियां हाउस ऑफ कार्ड्स के समान होती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियां। ध्यान रख लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि कौन सी अशुद्धियां ताशों के घर के समान होती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियां। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट, दोहराव की अशुद्धियां, एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन। एरर्स ऑफ डुप्लीकेशन का मतलब होता है जब लेखा पुस्तकों में कोई व्यवहार दो बार लिख दिया जाए तो उसे कहते हैं दोहराव की अशुद्धि। जब लेखा पुस्तकों में कोई व्यवहार दो बार लिख दिया जाता है तो इसे दोहराव की अशुद्धि कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट भूल की अशुद्धि की तरह दोहराव की अशुद्धि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। आपको ध्यान रखना है, जिस तरह भूल की अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं, उसी तरह दोहराव की अशुद्धियां भी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पूर्ण दोहराव की अशुद्धि, एक होती है आंशिक दोहराव की अशुद्धि। अब इसको आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। पूर्ण दोहराव की अशुद्धि तलपट को प्रभावित नहीं करती। कैसे भाई, राम से 50,000 रुपए का माल खरीदा, तो मैंने इसकी एंट्री एक बार कर दी स्टूडेंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 50,000, ठीक है। लेकिन मैंने इसकी एंट्री एक बार और कर दी तो पूर्ण दोहराव हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। तो यानी कि मैंने एक व्यवहार का लेखा
पुस्तकों में 2 बार कर दिया तो स्टूडेंट कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, फिर डेबिट हुआ, फिर क्रेडिट हुआ, तो इसका तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आंशिक दोहराव की अशुद्धि जो है स्टूडेंट, वो तलपट को प्रभावित करती है। जैसे कि सपोज करो मैंने पहली बार जब इस व्यवहार को पुस्तकों में दर्ज किया, सपोज करिए मैंने जर्नल में रिकॉर्ड किया, मैंने लेजर पोस्टिंग करी परचेज अकाउंट के अंदर, किसमें करी स्टूडेंट? परचेज अकाउंट के अंदर मैंने लेजर पोस्टिंग करी और मैंने यहाँ पर डेबिट साइड में लिख दिया टू राम्स अकाउंट 50,000 और राम्स अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय परचेजेस अकाउंट 50,000। अब दूसरी बार जब मैंने लेजर पोस्टिंग करी तो क्या हुआ स्टूडेंट, यहां पर मैंने फिर लिख दिया टू राम्स अकाउंट 50,000, लेकिन मैंने राम के खाते में दूसरी बार नहीं लिखा। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट? आंशिक दोहराव हो गया। आंशिक दोहराव से मतलब यहां तो 2 बार हो गया लेकिन यहां पर 2 बार नहीं हुआ, यानी कि लेजर पोस्टिंग परचेज अकाउंट में तो 2 बार हो गई लेकिन राम के अकाउंट में 2 बार लेजर पोस्टिंग नहीं हुई। तो अब क्या होगा, राम का जो अकाउंट है वो डिफरेंस शो करेगा स्टूडेंट, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट जो है वो डिफरेंस शो करेगा 50,000 रुपीज का। तो तलपट जो है, ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण दोहराव की अशुद्धि जो है वो तलपट को प्रभावित नहीं करती। इसका मतलब है आपने एक व्यवहार की जर्नल एंट्री 2 बार कर दी, भाई जर्नल एंट्री 2 बार करने से या लेजर पोस्टिंग पूरी तरह 2 बार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेजर पोस्टिंग करने के बाद, 2 बार लेजर पोस्टिंग करने के बाद, 2 बार जर्नल एंट्री का करने के बाद, यदि लेजर पोस्टिंग करते समय आपने एक अकाउंट में तो 2 बार लेजर पोस्टिंग कर दी लेकिन दूसरे अकाउंट में आपने केवल एक बार ही लेजर पोस्टिंग करी, तो क्या होगा स्टूडेंट? तलपट प्रभावित हो जाएगा। तो आंशिक दोहराव में तलपट प्रभावित होता है लेकिन पूर्ण दोहराव में तलपट प्रभावित नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो अशुद्धि है स्टूडेंट, वो है हिसाब की अशुद्धि। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हिसाब की अशुद्धि जो होती है इसे अपन कहते हैं एरर्स ऑफ कमीशन। क्या कहते हैं? एरर्स ऑफ कमीशन, हिसाब की अशुद्धि। अब इसको कैसे पहचानते हैं? जैसे भाई सैद्धांतिक अशुद्धि हमारे पहचान में आ जाएगी कि भाई आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चा मान लिया, पूंजीगत खर्चे को आयगत खर्चा मान लिया। इसका मतलब ये कौन सी अशुद्धि है? सैद्धांतिक अशुद्धि है। फिर क्षतिपूरक अशुद्धि, एक अशुद्धि का प्रभाव दूसरी अशुद्धि ने समाप्त कर दिया तो वो क्षतिपूरक अशुद्धि है। उसी तरह भूल की अशुद्धि, भूल की अशुद्धि 2 तरीके की, भाई एक तो होती है पूर्ण भूल की अशुद्धि, किसी व्यवहार को हमने लेखा पुस्तकों में ही दर्ज नहीं किया। एक होती है आंशिक भूल की अशुद्धि, मतलब लेजर पोस्टिंग करते समय एक खाते में तो लेजर पोस्टिंग कर दी, दूसरे खाते में लेजर पोस्टिंग करना भूल गए। उसी तरह दोहराव की अशुद्धि, हमने किसी व्यवहार का लेखा 2 बार कर दिया, है ना। आंशिक दोहराव की अशुद्धि, एक खाते में 2 बार लेजर पोस्टिंग कर दी लेकिन दूसरे खाते में एक बार ही लेजर पोस्टिंग करी, तो आंशिक दोहराव की अशुद्धि। तो स्टूडेंट यहाँ पर तो हम पहचान लेंगे लेकिन हिसाब की अशुद्धि को पहचानने का तरीका क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब गलत राशि से गलत पक्ष में गलत योग अथवा गलत शेष आगे ले जाने की गलती हो तो वह हिसाब की अशुद्धि कहलाएगी। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, जब गलत राशि से मतलब मैंने राम से 2,000 रुपए का माल खरीदा, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, 2,000 रुपए की जगह जनरल एंट्री कर दी 200 रुपए से।
तो भैया ये कौन सी अशुद्धि हो गई स्टूडेंट? हिसाब की अशुद्धि हो गई। कौन सी अशुद्धि हो गई? हिसाब की अशुद्धि हो गई। यानी कि गलत राशि से क्या किया मैंने? व्यवहार को दर्ज कर लिया। भाई माल खरीदा था 2000 रुपए का और मैंने एंट्री कर दी 200 रुपए से, तो भाई हिसाब की अशुद्धि हो गई। उसी तरह गलत पक्ष में, गलत पक्ष से मतलब क्या है स्टूडेंट? राम के खाते के, सपोज करिए मुझे डेबिट साइड में पोस्टिंग करनी थी, मैंने पोस्टिंग कहां पर कर दी? क्रेडिट साइड में। भाई पोस्टिंग कहां पर करनी थी? राम के डेबिट पक्ष में। सपोज कीजिए राम से 2000 रुपए का माल खरीदा। सपोज कीजिए भाई राम से 2000 रुपए का माल खरीदा, तो भाई इस कंडीशन के अंदर लेजर पोस्टिंग कहाँ होगी? बाय परचेजेस करके क्रेडिट साइड में होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? क्रेडिट साइड में। और मैंने पोस्टिंग कर दी टू परचेजेस, यानी कि डेबिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होनी चाहिए और मैंने कर दी पोस्टिंग डेबिट साइड में, राम के ही खाते में। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, तो ये अशुद्धि कहलाएगी हिसाब की अशुद्धि, यानी कि गलत पक्ष में। करनी थी क्रेडिट साइड में पोस्टिंग और कर दी डेबिट साइड में। गलत योग, परचेज बुक का टोटल, सपोज कीजिए परचेज बुक का टोटल जो है आना चाहिए था 20,000 और मैंने गलत योग लगा दिया और आ गया 19,800। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या होगा भाई? ये भी हिसाब की अशुद्धि है, क्योंकि गलत योग लगा दिया। क्या लगा दिया? योग गलत लगा दिया। गलत शेष आगे ले जाने की गलती। भाई मुझे परचेज बुक का योग नेक्स्ट पेज पे 20,000 रुपये ले जाना था और मैंने गलती से एक जीरो कम लगा दिया, यानी कि 20,000 रुपये का बैलेंस मुझे फॉरवर्ड करना था और मैंने फॉरवर्ड कर दिया 2,000 रुपीज़। तो भाई ये कौन सी अशुद्धियाँ कहलाएगी? हिसाब की अशुद्धियाँ कहलाएगी। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। अब ये डिपेंड करता है कि ये तलपट को प्रभावित करेंगी कि नहीं करेंगी, ये किस वे में हुई हैं। लेजर पोस्टिंग करते समय हुई है भाई, जैसे कि गलत पक्ष में कर दी तो ये तो भाई तलपट को प्रभावित करेगी। गलत योग, ये भी तलपट को प्रभावित करेगी। गलत शेष, ये भी तलपट को प्रभावित करेगी। लेकिन किसी व्यवहार का लेखा अगर आपने 200 रुपये बराबर, डेबिट क्रेडिट बराबर है, तो भाई ये तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, भले से आपने 2000 के व्यवहार को 200 रुपये का मान लिया हो। तो दोनों पक्ष यदि समान रकम से प्रभावित हुए हैं तो तलपट को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है स्टूडेंट, हिसाब की अशुद्धि जो है वो अधिकतर लेजर पोस्टिंग में हो जाती है। किस में हो जाती है? लेजर पोस्टिंग में हो जाती है। जैसे आपने गलत पक्ष में लिख दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट, डेबिट की जगह क्रेडिट में लिख दिया, पोस्टिंग कर दिया आपने टोटल गलत लगा दिया किसी बुक का, आपने बैलेंस फॉरवर्ड करते समय गलती कर दी। तो इससे क्या होगा? ये सब अशुद्धियां जो हैं हिसाब की अशुद्धियां कहलाती हैं। तो आप ध्यान रखना। अच्छा, ये तलपट को प्रभावित करेंगी या नहीं करेंगी, ये डिपेंड करता है कि ये किस वे में हुई है। लेजर पोस्टिंग करते समय हुई है या फिर ट्रांजैक्शन को जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते समय हुई है। यदि जर्नल में और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते समय हुई है, जैसे कि 2000 के व्यवहार को आपने 200 रुपये का मानकर रिकॉर्ड कर लिया, तो भाई तलपट प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट से हो रहे हैं। लेकिन लेजर पोस्टिंग करते समय हो गई, गलत पक्ष में एंट्री कर दी, गलत योग लगा दिया, गलत शेष आगे ले गए, तो ये अशुद्धियां हिसाब की अशुद्धियां कहलाती हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखो कि भाई एग्जाम में आ जाए कि राम के खाते के डेबिट की जगह क्रेडिट पक्ष में लेजर पोस्टिंग कर दी गई, तो बताइए ये किस प्रकार की अशुद्धि है? ये हिसाब की अशुद्धि है। परचेस क्रय बही का योग या विक्रय बही का योग गलत लगा दिया, तो यह भी हिसाब की अशुद्धि है। विक्रय बही का योग आगे 20,000 रुपये की जगह 2,000 रुपये ले जाया गया, तो यह भी हिसाब की अशुद्धि है। गलत राशि से जर्नल में व्यवहार को दर्ज कर लिया, तो यह भी हिसाब की अशुद्धि है।
एक हिसाब की अशुद्धि का प्रकार और होता है, यदि गलत खाते में एंट्री रिकॉर्ड हो जाए परंतु खाते की प्रकृति ना बदली हो तो उसे भी हिसाब की अशुद्धि कहते हैं। जैसे स्टूडेंट सपोज करो मैंने 200 रुपए की मजदूरी चुकाई, 200 रुपए की मजदूरी चुकाई, मैंने एंट्री करी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 200 रुपए, ठीक है। अब मैंने इसकी लेजर पोस्टिंग वेजेस की जगह सैलरी अकाउंट में कर दी, तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा यदि गलत खाते में एंट्री रिकॉर्ड हो जाए परंतु खाते की प्रकृति ना बदली हो, भाई ये भी रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है और ये भी रेवेन्यू नेचर का अकाउंट है, यानी कि आयगत प्रकृति के खाते हैं। भाई लेजर पोस्टिंग करनी थी वेजेस अकाउंट में और मैंने लेजर पोस्टिंग कर दी सैलरी अकाउंट में, तो इसे भी अपन क्या कहेंगे, हिसाब की अशुद्धि कहेंगे। तो आपको याद रखना है हिसाब की अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, गलत राशि से व्यवहार को रिकॉर्ड करना, गलत राशि से पोस्टिंग कर देना, गलत पक्ष में कर देना, गलत योग लगा देना, गलत शेष आगे ले जाना, या फिर गलत खाते में एंट्री रिकॉर्ड कर देना परंतु खाते की प्रकृति ना बदलना। भाई आयगत प्रकृति का खाता था और एंट्री भी आयगत प्रकृति के खाते में ही हुई है, लेकिन खाते का नाम बदल गया, भाई वेजेस की जगह सैलरी अकाउंट में लेजर पोस्टिंग हो गई, तो ये भी कौन सी अशुद्धि है स्टूडेंट, हिसाब की अशुद्धि है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी सारी की सारी जितनी भी अशुद्धियां थी वो हमने सीखी कि एक लेखा पुस्तकों में कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि भाई पहले थे सैद्धांतिक अशुद्धियां, उसके बाद हिसाब की अशुद्धियां, उसके बाद क्षतिपूरक अशुद्धियां, उसके बाद दोहराव की अशुद्धियां और उसके बाद हिसाब की अशुद्धियां। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने सारी अशुद्धियों के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया और आपको बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की अशुद्धि है। अब हम स्टूडेंट पढ़ते हैं कि गबन क्या होते हैं, फ्रॉड्स क्या होते हैं, इसके बारे में।